हेलो दोस्तों, आपका राधे एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक जीपीपी के हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सीरियल्स क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स क्या होती है दोस्तों? सीरियल क्रॉप वो होती है जिनको हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं, उन्हें खाद्यान्न सीरियल क्रॉप कहा जाता है। यानी कि सीरियल क्रॉप कौन कौन से हमारे? तो गेहूं, जौ, बाजरा और साथ ही में हमारे धान, मक्का, ये हमारे सारी सीरियल क्रॉप्स है। इनके सीड प्रोडक्शन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि इनका सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो आज हम फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड कैसे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ बिंदु है के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीड सोर्स क्या होता है? सीड सोर्स वो होता है जहां, यानी कि ऐसा मान्यता प्राप्त संस्थान जहां से हम बीज को लेते हैं जिससे अनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है। यानी कि मान्यता प्राप्त संस्था से बीज लिया जाता है जो अच्छी गुणवत्ता का होता है, जिससे अनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है, उसे सीड सोर्स कहा जाता है। फील्ड सिलेक्शन की बात करें, फील्ड सिलेक्शन ऐसा क्षेत्र जहां पर अच्छी मृदा हो, उस प्रकार साथ ही में उस क्षेत्र में वह फसल पूर्व में नहीं ली गई हो, साथ ही कंकड़ पत्थर रहित मृदा हो, साथ ही में वहां पर किसी खरपतवार का प्रकोप नहीं हो, वरना हम जिस सीड प्रोडक्शन करने वाले हैं उसी में अधिक खरपतवार के बीज उत्पन्न होने की क्षमता होती है। साथ ही में दोस्तों बात करें कि फील्ड सिलेक्शन में किस किस की आवश्यकता होती है, तो उसमें फील्ड में उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो, वह खरपतवार मुक्त हो, साथ ही में हम जिस प्रकार की कृषि करने वाले हैं उस कृषि के अनुरूप उस मृदा हो, साथ ही में वो सीड फ्री वीड फ्री होना चाहिए और उसमें पूर्व में किसी अन्य वीड के सीड नहीं होना चाहिए। साथ ही में उस पिछले जो हम उसमें सीड प्रोडक्शन करने वाले हैं उस बीज या उस फसल की उसमें कृषि पूर्व में नहीं की गई हो, यानी कि पूर्व में उसकी कृषि नहीं की गई हो, साथ ही में उसमें सीड जो वीड है वो वीड फ्री हमारे फील्ड होना चाहिए। और जो हमारा फील्ड है उसमें हम जो फसल उगाने वाले हैं उस फसल के अनुरूप मृदा का उपस्थित होना आवश्यक है, तो इस फील्ड का सिलेक्शन करेंगे। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन डिस्टेंस वो होती है, यानी कि दो भूमि या दो खेतों के मध्य रखी जाने वाली दूरी को भी आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों रखी जाती है? क्योंकि हम जो कृषि करने वाले हैं उसमें दूसरी कृषि के बीज या उसके जो परागण है वो उस कृषि में आके उसको दूषित नहीं करे, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। और अगला पॉइंट है हमारे फार्म ऑपरेशन। फार्म ऑपरेशन में हमारे निम्न बिंदु है या निम्न पॉइंट है, जैसे फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि भूमि को जुताई करना, भूमि को हल हल या कल्टीवेटर से 2 या 3 बार जुताई करके मृदा को बहुत भरी बना देना फील्ड प्रिपरेशन कहलाता है। सोविंग, सोविंग में हम जिस भी सीड का प्रोडक्शन करने वाले हैं उसको किस समय बोया जा रहा है उसको बोने को सोविंग कहा जाता है। यानी कि हम खरीफ में बो रहे हैं तो जून जुलाई अगस्त में हमारे उसका सोविंग टाइम आएगा, और अगर हम रबी में बो रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर में उसका सोविंग का टाइम आएगा। दोस्तों, साथ ही में हम बात करें तो कि अगला पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिसके बिना पौधा अपना वृद्धि और विकास नहीं कर पाता है। आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये हमारे आवश्यक पोषक तत्व है। इसके बिना पौधा अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाता है, यानी कि वो वृद्धि विकास नहीं कर पाता है। तो ये आवश्यक पोषक तत्व होते हैं हमारे। अगली बात करें इरिगेशन। विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो हमारे अलग अलग फसलों में अलग अलग सिंचाई की आवश्यकता होती है। हमारे जैसे गेहूं है इसमें 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बाढ़ की बात करें तो इसमें 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। धान की बात करें तो इसमें हमारे जल भराई की आवश्यकता होती है। और अगली बात करें ज्वार में तो 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, मक्का में 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, बाजरा में 2 से 3 सिंचाई, या यह बहुत से क्षेत्रों में बिना सिंचाई के भी वृद्धि विकास कर पाता है। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, रोगों कीटों से मुक्त और साथ ही खरपतवारों से मुक्त रखना प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। तो हमारे निम्न बिंदु थे, तो हमारे कौन कौन से बिंदु है दोस्तों? पहला बिंदु है हमारा सीड सोर्स। सीड सोर्स यानी कि प्रमाणित संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त स्रोत से ही बीज को लेकर हमें
उगाना चाहिए, जिससे क्या होता है अनुवांशिक बनी रहती है। आधार बीज उत्पादन के लिए प्रजनक बीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। फील्ड सिलेक्शन की बात करें तो वह वीड फ्री होना चाहिए, उसमें उचित मात्रा पोषक तत्व उपलब्ध होना चाहिए और साथ ही में वह जिसकी कृषि करने वाले उसके अनुरूप उसमें मृदा होनी चाहिए। और साथ ही में पृथक्करण की बात करें तो पृथक्करण क्यों किया जाता है, तो दोस्तों पृथक्करण हमारे रोगों कीटों से मुक्त रखने के लिए पृथक्करण या आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है, जिससे कटाई उगाई के समय अन्य फसलों के बीज उसमें मिश्रित नहीं हो सके, यानी कि उसमें कंटामिनेशन नहीं हो सके। और साथ ही में हम फार्म ऑपरेशन की बात करें तो फार्म ऑपरेशन में हमारे फील्ड प्रिपरेशन आता है, जिसमें हमारे कल्टीवेटर या द्वारा हम जुताई करते हैं। सोविंग का टाइम हर फसल का अलग अलग होता है, जो हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं सभी का अलग अलग है। यानी कि जो गेहूं है ये हमारे खरीफ की फसल है। धान की बात करें तो हमारे रबी ये हमारे गेहूं रबी की फसल है। धान की बात करें तो ये हमारी खरीफ की फसल है। यानी कि धान को तीनों मौसम में उगाया जा सकता है, यानी कि इसको अमन बोरो तीन प्रकार की इसमें खेती की जाती है, तो यह इसको तीन सीजन में उगाया जा सकता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में इसको मुख्यतः रबी के रूप में उगाया जाता है। दोस्तों ये हमारे मेन मेन पॉइंट थे। अब हम आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी पहली क्रॉप है। ये सभी मेन पॉइंट इसमें आते हैं, सीड सोर्स और फील्ड सिलेक्शन सभी में मेन बिंदु यही रहेंगे। लेकिन आइसोलेशन डिस्टेंस हम इसकी सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो सबका अलग अलग है। गेहूं की बात करें तो इसमें पोलिनेशन सेल पोलिनेशन होता है, और साथ ही में फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड के मध्य की दूरी रखी जाती है। आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, तो 3 मीटर दूरी रखी जाती है। और इसमें भी सर्टिफाइड सीड में 3 मीटर दूरी रखी जाती है। बार्ले की बात करें तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, इसमें डिस्टेंस की बात करें फाउंडेशन सीड है सर्टिफाइड सीड में तो इसमें 3 मीटर इंटू 3 मीटर दूरी रखी जाती है। धान की बात करें, धान भी हमारे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, इसमें 3 मीटर दूरी रखी जाती है फाउंडेशन सीड में। और सर्टिफाइड सीड की बात करें तो इसमें 3 मीटर दूरी रखी जाती है। अगली बात करें ज्वार की, तो ज्वार हमारे भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, इसमें 200 मीटर दूरी रखी जाती है फाउंडेशन सीड में, और सर्टिफाइड सीड में 100 मीटर दूरी रखी जाती है। मक्का की बात करें तो ये हमारे क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, इसमें 400 मीटर फाउंडेशन सीड में दूरी रखी जाती है, और 200 मीटर हमारे सर्टिफाइड सीड में इसकी दूरी रखी जाती है। बाजरा की बात करें तो बाजरा क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, इसमें 1000 मीटर दूरी रखी जाती है, किसमें फाउंडेशन सीड में। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और सर्टिफाइड सीड की बात करें तो इसमें 200 मीटर दूरी रखी जाती है। तो हमारे सीड सोर्स के बाद सीड सोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से बीज प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो टैग लगे होते हैं वो उसमें प्योरिटी के लिए दिए हुए होते हैं, इसलिए मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त करना चाहिए। फील्ड सिलेक्शन की बात करें तो ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जो वीड फ्री हो, जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, और पूर्व में उस खेत में वो फसल नहीं ली गई जो हम लेने वाले हैं। साथ ही में आइसोलेशन डिस्टेंस की बात कर चुके हैं दोस्तों। हम फार्म ऑपरेशन की बात करें कि इसमें कौन कौन से फार्म ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्म ऑपरेशन किए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा गेहूं होता है, जिसको हम गेहूं होता है, इसमें एक मुख्यतः समस्या होती है लूज स्मट की। गेहूं में लूज स्मट के लिए 150 मीटर दूरी रखी जाती है। कितनी दूरी रखी जाती है दोस्तों, तो हमारे 150 मीटर दूरी रखी जाती है। कितनी दूरी रखी जाती है दोस्तों, 150 मीटर इसमें दूरी रखी जाती है। तो लूज स्मट क्या है, हमारे एक प्रकार का रोग या डिजीज है। इसको बचाव के लिए हम कितनी दूरी रखते हैं, तो हम इसमें 150 मीटर दूरी रखते हैं। अगर हम ज्वार जॉनसन जो जॉनसन ग्रास होती है, ग्रास के लिए
400 मीटर दूरी रखते हैं। जो हमारे गेहूं में लूज स्मट रोग होता है, डिजीज होती है, उसके निपटान के लिए हम कितनी दूरी रखते हैं, तो उसमें 150 मीटर दूरी हम फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। ज्वार में जॉनसन ग्रास की बात करें, जॉनसन ग्रास से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम कितनी दूरी रखते हैं, 400 मीटर दूरी रखते हैं, जिससे हमें ज्वार में जॉनसन ग्रास होने की समस्या समाप्त हो जाती है। अगले पॉइंट की बात करें कि इनके बुआई या सोविंग का टाइम, विभिन्न फसलों का सोविंग की टाइम डिफरेंट है, तो उनकी बात करते हैं। सोविंग की बात करें, सोविंग या बुआई, गेहूं की बात करें, गेहूं जिसे बीट बोला जाता है, इसकी बुआई कब की जाती है, तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और 60 से 75 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है। सीड रेट, ये टाइम, और ये है हमारी क्रॉप। तो हमारा जो गेहूं क्रॉप होता है उसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और सीड प्रोडक्शन में हमारे 60 से 75 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है। सीड इतना कम, या सीड इसमें कम क्यों लिया जाता है, क्योंकि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करना है हमें, फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करना है, तो उसमें हम खरपतवारों के निपटान के लिए बीज की दर होती है उसको कम रखे जाते हैं, यानी कि सीड रेट कम रखी जाती है, जिससे उसमें जो हमारे खरपतवार होते हैं उनके निपटान के लिए हमें उसमें उचित दूरी रखने की आवश्यकता होती है। अगली क्रॉप के बारे में बात करें, अगली क्रॉप है हमारे जो, जिसे बारले बोला जाता है, जो बारले, इसे कब बोया जाता है, तो इसे अक्टूबर में बोया जाता है, इसे भी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। इसकी सीड रेट की बात करें, 60 से 75 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। यह प्रति हेक्टेयर सीड की बात हो रही है दोस्तों, प्रति हेक्टेयर सीड की बात हो रही है। अगली बात करें हम राइस की, धान या राइस, इसको भी हम कब बोते हैं, तो इसको मई जून में बोया जाता है, या जून जुलाई में बोते हैं इसको। तो इसकी भी 60 से 75 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है। अगली क्रॉप के बारे में बात करें, ज्वार से सोरगम बोला जाता है। ज्वार को हम कब बोते हैं, तो इसको हम जून जुलाई, इसको हम जून जुलाई में बोते हैं। इस सीड रेट कितनी रखी जाती है दोस्तों, 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है। अगली बात करें मक्का, जिसे मेज बोला जाता है, इसको मक्का कब बोते हैं, तो इसको भी जून में बोया जाता है। इसकी सीड रेट की बात करें, तो 16 से 18 किलोग्राम इसकी सीड रखी जाती है। अगली क्रॉप के बारे में बात करें, बाजरा, इंग्लिश में इसको बाजरा बोला जाता है, या मिलेट बोला जाता है। इसको कब बोया जाता है, तो इसे जून जुलाई में बोया जाता है। इसकी रिसीव डेट की बात करें, तो 3 से 5 किलोग्राम, या 3 से 4 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। हमारे जो विभिन्न फसलें हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं की बुआई कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसकी सीड रेट 60 से 75 किलोग्राम रखी जाती है। सीड रेट कम क्यों रखी जाती है दोस्तों, तो इसमें हम निराई गुड़ाई के लिए उचित दूरी बनाए रखने के लिए हम जिससे आसानी से जो हमारे इसमें खरपतवार लगते हैं उन खरपतवार के प्रबंधन के लिए हम इसमें सीड रेट कम रखते हैं, क्योंकि हम फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं। जो होता है हमारा, जो की खेती कब की जाती है, तो इसके अक्टूबर नवंबर में इसकी खेती की जाती है। इसकी सीड रेट कितनी रखी जाती है, तो 60 से 70 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। राइस की बात करें, तो जून जुलाई में इसकी सीड
टाइमिंग है, सोइंग टाइमिंग है वो 60 से 50 किलोग्राम से सीड रखी जाती है। विभिन्न फसलों में 3 बार कृषि की जाती है सामान्य बोरो। तो उसमें विभिन्न विभिन्न बीज दर की रेटें हैं। तो ये हम सामान्य जो हम जून जुलाई में बोते हैं उसके सीड रेट की बात करें। ज्वार की बात करें तो उसको कब बोया जाता है, जून जुलाई में इसकी बुआई का समय है। और सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम इसका सीड रेट है। मक्का की बात करें तो इसे जून जुलाई में बोया जाता है। इसके सीड रेट की बात करें 16 से 18 किलोग्राम से सीड रेट है। बाजरा की बात करें इसको जून जुलाई में बोया जाता है। सीड रेट की बात करें 3 से 4 किलोग्राम से सीड रेट रखी जाती है। सामान्यतः इसका सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम है, लेकिन हम फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं तो इसके लिए हम इसमें कम सीड रेट की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों हम राइस की सोइंग के बारे में बात करें तो दो प्रकार से राइस की सोइंग की जाती है, डायरेक्ट सोइंग एवं नर्सरी में जो ट्रांसप्लांटिंग। दो प्रकार से राइस की कृषि में दो विधियां अपनाई जाती है, डायरेक्ट सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। जो हमारी डायरेक्ट सोइंग होती है इसमें सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। दो विधियां हैं, एक तो डायरेक्ट सोइंग। डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है दोस्तों, सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल के माध्यम से सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है और इसमें सीड रेट की जगह 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखी जाती है। इसमें एक मुख्य समस्या होती है दोस्तों। मुख्य समस्या क्या होती है, इसमें हमारे जो खरपतवार होते हैं इसकी खरपतवार की मुख्य समस्या होती है। किसकी समस्या होती है दोस्तों हमारे, तो खरपतवार की मुख्य समस्या होती है इसमें। अगली बात करें अगले मेथड की, तो जिसे ट्रांसप्लांटिंग बोला जाता है या रोपण विधि बोला जाता है, ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग मेथड में क्या होता है, इसको नर्सरी में बीजों की बुआई की जाती है। नर्सरी में बीजों की बुआई की जाती है। नर्सरी में बीजों की बुआई की जाती है और इसमें 20 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारे ट्रांसप्लांटिंग मेथड है इसको नर्सरी में बीजों को बुआई की जाती है, क्योंकि नर्सरी में बीजों की बुआई करने से एक तो हमारे जो मेन फील्ड होता है उसमें प्रबंधन करने में समस्या नहीं होती है और जो हमारे नर्सरी में भीड़ हो जाते हैं उत्पन्न, उन भीड़ों को वहीं पे निपटान किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, इसमें 20 से 30 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है, यानी कि डायरेक्ट सोइंग से आधे बीज की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या होता है, इसमें खरपतवार की समस्या बहुत कम होती है, यानी कि डायरेक्ट सोइंग में हमारे खरपतवार होते हैं उनकी समस्या अधिक होती है, जबकि ट्रांसप्लांटिंग में हमारे कम समस्या होती है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो उर्वरक की बात करें कि किस फसल में कितना उर्वरक दिया जाता है, तो फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड में कितना उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो हम उर्वरक की बात करें, उर्वरक या फर्टिलाइजर, उर्वरक या फर्टिलाइजर की बात करें तो गेहूं की बात करें सबसे पहले। गेहूं में हमें गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, एनपीके की मात्रा बात करें 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 ग्राम, पोटेशियम 40 ग्राम। 120 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम, ये केजी प्रति हेक्टेयर है दोस्तों। ये मात्रा किसमें, प्रति हेक्टेयर में। अगले हम जौ की बात करें, जौ में कितनी आवश्यकता होती है, तो हमारे जौ में 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 30 किलोग्राम इसकी आवश्यकता होती है। पोटेशियम की बात करें तो हमारे 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। जौ के बाद बात करें धान की, धान में कितनी आवश्यकता होती है, तो धान में 60 किलोग्राम, 40 किलोग्राम और 30 किलोग्राम।
और अगली बात करें हम ज्वार की, 100 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। अगली बात करें मक्का की, मक्का में नाइट्रोजन कितनी आवश्यकता होती है? मक्का में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 65 किलोग्राम फास्फोरस, पोटेशियम कितना आवश्यकता होती है? 40 किलोग्राम। अगली बात करें बाजरा की, बाजरा में कितनी आवश्यकता होती है? तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की। फास्फोरस की बात करें तो 50 किलोग्राम फास्फोरस की और 50 किलोग्राम पोटेशियम की। हम साथ ही में जो हमारा धान होता है इसमें ZnSO4 15 किलोग्राम अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और जो हमारे मक्का होती है इसमें ZnSO4 जिंक सल्फेट इसमें 15 किलोग्राम पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारे फसलें होती है इनमें पोषक तत्वों की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें तो कितनी कितनी आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके का आवश्यकता होती है। ये हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। गेहूं में बात करें तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटेशियम 40 किलोग्राम। जो की बात करें 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम। धान की बात करें तो 60 40 30। और साथ ही में जिंक सल्फेट की बात करें तो इसमें 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट की आवश्यकता होती है। ज्वार की बात करें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 ग्राम पोटेशियम। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, पी की बात करें 65 किलोग्राम और 40 किलोग्राम पोटेशियम। बाजरा की बात करें 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम। ये हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इनकी आवश्यकता पौधों को अपने वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होती है। अगले हम बात करें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस को बुआई के समय आधी आधी मात्रा दी जाती है। और आधी मात्रा कब दी जाती है? तो आधी मात्रा हमारे फूल आने से पूर्व इसकी आवश्यकता होती है। पोटेशियम को बुआई के समय पूरा दिया जाता है या बुआई से पूर्व भी दिया जा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस को कब देते हैं? आधा बुआई के समय और आधा इसकी फूल आने से पूर्व इसकी बुरका मत यानी कि इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव मतलब कैसे? हाथों से फेंक के इसको हम डाल सकते हैं। और जो हमारा पोटेशियम होता है उसको हम बुआई के समय ही डाल सकते हैं हम। और साथ ही में हम कार्बनिक खाद की बात करें तो बुआई से पूर्व 1 या 1.5 महीने पहले उसको कार्बनिक खाद को खेत में डाल दिया जाता है, क्योंकि उनको मृदा में घुलने में बहुत समय लगता है, उनका विघटन होने में बहुत समय लगता है, इसलिए उनको बुआई से पूर्व खेत में डाला जाता है। साथ ही में हम दोस्तों बात करें नाइट्रोजन की आधी मात्रा पोटेशियम, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तथा पोटेशियम की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय भी डाली जा सकती है, लेकिन नाइट्रोजन की शेष मात्रा पुष्पन से पूर्व दी जा सकती है। यानी कि हम नाइट्रोजन को आधी मात्रा को पूर्व में और आधी मात्रा को बाद में दे सकते हैं। विभिन्न धान्य फसलों की सिंचाई की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों हम अभी इनमें इरिगेशन की बात करें तो विभिन्न फसलों में सिंचाई की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। और साथ ही में हम इनमें खरपतवारों की बात करेंगे तो वह विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार लगते हैं। तो दोस्तों साथ ही में हम इसके खरपतवारों के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम साथ ही में हम इसमें लगने वाले कीटों के बारे में बात करें। गेहूं की बात करें हम सिंचाई कितनी आवश्यकता होती है? 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो की बात करें 102 सिंचाई की आवश्यकता होती है। धान की बात करें तो इसमें जल भराव की आवश्यकता होती है, जल भराव। ज्वार की बात करें तो 1 से 2 सिंचाई, मक्का की बात करें 2 से 3 सिंचाई, बाजरे की बात करें 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथ ही में इसके हम रोगों कीटों की बात करें तो इसमें किस किस प्रकार के रोगों कीट लगते हैं, तो हम रोगों कीटों के बारे में से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से रोगों कीट लगते हैं। तो इसमें हमारे लगने वाले कीटों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कीट लगते हैं। हम गेहूं की बात करें तो इसमें हमारे लूज स्मट और ब्लैक क्रस्ट, ब्लाइट,
इसमें लगने वाले रोग है, इनका प्रबंधन हम कैसे करेंगे दोस्तों? इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे दोस्तों? इसका प्रबंधन हम जाइनेम या माइनेम, माइनेम या जाइनेम की सहायता से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। अगले हम जो की बात करें, जो में हमारे ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लाइट, इसका हम जाइनेम या माइनेम का स्प्रे करके हम इस रोग का निपटान कर सकते हैं। धान की बात करें, इसमें खेरा रोग लगता है, जो जेडेनेसोफोर की सहायता से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देके हम इसका निपटान कर सकते हैं। अगले रोग की बात करें तो ब्लास्ट डिजीज, इसको हम इनोसेन स्प्रे करके प्रबंधित कर सकते हैं। धान के अगले रोग की बात करें, ब्राउन स्पॉट, यानी कि पत्तियों पर सफेद या भूरे धब्बे बन जाते हैं, इसको कैसे समाप्त किया जाता है? इसको एग्रोसेन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, एग्रोसेन का स्प्रे। ज्वार की बात करें, इसमें करनाल बंट, लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, इसको हम कार्बोक्सिन से समाप्त कर सकते हैं। हमारे जो में गेहूं में लगने वाला रोज स्मार्ट, ब्लैक रस्ट और ब्लाइट, इसको जाइनेम माइनेम के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लाइट को हम जो में लगने वाला मुख्य रोग है, इसको हम माइनेम की सहायता से प्रबंधित कर सकते हैं। धान की बात करें तो इसमें खेरा रोग, ब्लास्ट डिजीज और ब्राउन स्पॉट डिजीज लगती है, इसको हम खेरा रोग को जेडेनेसोफोर जिंक के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। ब्लास्ट डिजीज है, उसको हिंड्रोसेन का स्प्रे करके समाप्त कर सकते हैं। ब्राउन स्पॉट है, उसको हम एग्रोसेन का स्प्रे करके समाप्त कर सकते हैं। अगर ज्वार की बात करें, करनाल बंट, लीफ स्पॉट, डाउन वीडियो को हम कार्बोक्सिन के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं, यानी कि इनका प्रबंधन कर सकते हैं। अगले हम इनकी बाजरा की बात करें, बाजरा में कौन कौन से रोग लगते हैं? तो हमारे जो बाजरा होता है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं? ग्रीन ईयर, ग्रीन ईयर, स्मट, ये इसमें हमारे प्रमुख रोग लगते हैं। इसको जेड 78 का स्प्रे करते हैं। इसमें हम बाजरा में ग्रीन ईयर और स्मट डिजीज को समाप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जेड 78 का स्प्रे करते हैं। ये हमारे डिजीज को समाप्त करने में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। अगर इसमें हम इंसेक्ट की बात करें कि इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं? इंसेक्ट, इसमें हमारे कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं दोस्तों? हमारे गेहूं में जो इंसेक्ट लगता है, और जो हमारे ज्वार में, बाजरा में, गेहूं में इंसेक्ट लगता है, उनके बारे में बात करें कि कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं इनमें। जो हमारा राइस होता है, इसमें लगने वाले गंदी बग, इसको हम थायरोडोन से समाप्त कर सकते हैं। अगले हम बात करें स्टेम बोरर,
प्लांट ओवर, दो जो हमारे ये गंदी वर्ग होता है इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं BHC के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC की फुल फॉर्म क्या होती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। स्टेम बोरर की बात करें तो इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड से समाप्त कर सकते हैं। अगर हम प्लांट ओवर की बात करें तो हम इसको पार्थिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। गेहूं की बात करें, गेहूं कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो हमारे गेहूं में लगने वाले इंसेक्ट, सभी इंसेक्टों को हम थायरडोन से समाप्त कर सकते हैं। जो हमारा रेट होता है यानी कि चूहा, उसको हम किसके माध्यम से समाप्त कर सकते हैं, तो उसको एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। जो हमारे चूहा होता है ये भी हमारे इंसेक्ट ही मान लो इसको, क्योंकि ये फसलों को खराब करता है, उनके जो निचले भाग होते हैं जमीन में रहता है, जमीन से निकल के उनको कुतर कुतर कर समाप्त कर देता है। तो इसको निपटान के लिए हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो गोलियां आती हैं उनको देके हम समाप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे समाप्त, हम जो हमारे जो रोटी होती है या किसी भी चीज में रखे उनको देने से ही ये समाप्त हो जाते हैं। अगले इंसेक्ट के बारे में बात करें, ज्वार में तो हमारे शूट फ्लाई, शूट फ्लाई को समाप्त किया जा सकता है, थायनेट का स्प्रे करके इसको समाप्त किया जा सकता है। स्टेम बोरर की बात करें, स्टेम बोरर को इसको थायोडेन से समाप्त किया जा सकता है। ईयर हेड बग की बात करें, ईयर हेड बग को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्प्रे करके इसको समाप्त किया जा सकता है। मक्का की बात करें, अब हम मक्का की बात करें तो मक्का में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं दोस्तों, तो हमारे मक्का में विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट लगते हैं। तो मक्का में लगने वाले ऑल इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट को इससे समाप्त किया जा सकता है, तो थायरडोन या BHC से समाप्त किया जा सकता है। अगर हम बाजरा की बात करें, इसमें टर्माइट लगता है, शूट फ्लाई लगता है और स्टेम बोरर लगता है। तो इसको हम क्या समाप्त कर सकते हैं, BHC से, इसको BHC से, बेंजीन हेक्साक्लोराइड से, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस से। ये हमारे मक्का में लगने वाले सभी इंसेक्ट को हम थायरडोन से समाप्त कर सकते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड से समाप्त कर सकते हैं। बाजरा में लगने वाले टर्माइट, शूट फ्लाई और स्टेम बोरर को हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड से और स्टेम बोरर को हम मोनोक्रोटोफॉस से समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे विभिन्न प्रकार के इसमें रोग लगते हैं, इन रोगों को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके हम उनको समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट को कैसे समाप्त कर सकते हैं, इनको इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से समाप्त कर सकते हैं। हमारे गेहूं में लगने वाले सभी इंसेक्ट को थायोडाइन से समाप्त कर सकते हैं, रेड को हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड समाप्त कर सकते हैं। जो हमारा धान होता है, गंदी बग होता है, इस गंदी बग को हम वीड कंट्रोल से बेंजीन हेक्साक्लोराइड समाप्त कर सकते हैं। स्टेम बोरर होता है, इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड समाप्त कर सकते हैं। स्टेम ऑपर होता है, इसे सर्वीन से समाप्त कर सकते हैं या पार्थिन से समाप्त कर सकते हैं या पेराथियान समाप्त कर सकते हैं। ज्वार की बात करें, शूट फ्लाई, स्टेम बोरर, ईयर हेड बग को हम, शूट फ्लाई को हम थायनेट से समाप्त कर सकते हैं। अगर हम ईयर हेड बग की बात करें, बेंजीन हेक्साक्लोराइड समाप्त कर सकते हैं। मक्का के स्टेम बोरर की बात करें,
थायराइड एंजाइम समाप्त कर सकते हैं और सभी लगने वाले कीटों को हम बेंजीन एक्साइड समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड में लगने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन किया कि कैसे सीड सिलेक्शन करना है, कैसे फील्ड सिलेक्शन करना है, कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है और साथ ही में उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी की जाती है, उन क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही में हम बात करें कि अगर आपको इसी तरह की क्लासेस प्रोवाइड होती रहे तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों हम बात करें इसमें नंबर ऑफ सिंचाई की बात करें तो गेहूं में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए। बारले की बात करें 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। राइस को बता ही दिया मैंने आपको कि इसमें जल भराव की आवश्यकता होती है। मेज की बात करें तो 4 से 5 हल की सिंचाई की आवश्यकता होती है। बाजरा में 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ज्वार में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये हमारे सिंचाई की आवश्यकताएं थी। अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें वीड में तो मेटासल्फोन 2,4-D ये वीडिसाइड होता है, माइनेबुटजाइन फंजिसाइड होता है। राइस की बात करें जिंक की कमी के लिए ZSL4 का प्रयोग करते हैं। और हम बाजरा की बात करें तो बाजरा में एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। मक्का की बात करें तो मक्का में सीमाजिन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट लगते हैं, इनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।